तो बड़ी बात है, सबसे पहले बात करते हैं कोलकाता की। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में महिला डॉक्टर के साथ हुई हैवानियत में अब बड़ा खुलासा हुआ है। मामले की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इस बात की पुष्टि भी हुई है कि गला घोंटकर महिला की हत्या की गई है। इस दौरान लगातार उसका मुंह और गला दबाए रखा गया ताकि उसकी आवाज भी ना निकल पाए। इस वजह से महिला के गले की हड्डी भी टूट गई। 4 पेज की रिपोर्ट में यह बताया गया है कि महिला डॉक्टर की हत्या और दुष्कर्म 9 अगस्त को सुबह 3 बजे से 5 बजे के बीच हुई है। वहीं इस घटना से पूरे देश में उबाल है। देश भर के डॉक्टर्स घटना के खिलाफ सड़कों पर उतरकर विरोध कर रहे हैं। आज दूसरे दिन भी देश के अलग अलग राज्यों में करीब 3 लाख रेजिडेंट डॉक्टर हड़ताल पर थे। एम्स दिल्ली समेत देश भर के सभी सरकारी अस्पतालों में ओपीडी सेवाएं प्रभावित हुई। डॉक्टर्स की मांग है कि इस घटना की सीबीआई जांच हो। साथ ही डॉक्टर्स की सुरक्षा के लिए सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट बनाने की मांग भी रखी गई है। जब तक लिखित आश्वासन नहीं मिलता है, हड़ताल जारी रहेगी। आपको बता दें कि 9 अगस्त को कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज के सेमिनार में ट्रेनी डॉक्टर की अर्धनग्न लाश मिली थी। हालांकि अब हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला लेते हुए केस में सीबीआई जांच के आदेश दे दिए हैं। कोर्ट ने कल सुबह सीबीआई को केस सौंपने के भी आदेश दिए। अभी जो पश्चिम बंगाल में रिसेंटली रेप केस सामने आया है और किस तरह से अथॉरिटीज ने उसको दबाने की कोशिश की है, उसके अगेंस्ट ये प्रोटेस्ट है। एटलीस्ट वर्क प्लेस पे तो हम लोग सेफ्टी डिमांड कर सकते हैं। जिनके लिए हम काम कर रहे हैं वही लोग आके अगर हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं, इससे घटिया कुछ नहीं हो सकता। हमारी मांग ये है कि सीबीआई इंक्वायरी हो जल्द से जल्द, उस केस के ऊपर सेंटर से इन्वेस्टिगेशन हो, जल्द से जल्द कातिल पकड़ा जाए और डॉक्टर्स को सेफ फील हो वर्क प्लेस में। जो लोग आके कुछ भी करके नहीं चले जाए हमारे साथ, जिनका हम सेव कर रहे हैं, जिनको हम सेव कर रहे हैं, कुछ भी नहीं हो उनके साथ। स्थित है दिल्ली के बंगाल भवन के ठीक सामने और यहाँ पर स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। हम बात करते हैं इन्हीं से कि आखिर किस बात पर नारेबाजी हो रही है और कोलकाता घटना का इस पर कितना असर है। आप लोग यहाँ पर आए हैं, ये प्रोटेस्ट किस लिए मैडम? ये आरजी कर में जो डॉक्टर को मारा गया, ऐसे वो तो एकदम लगता है प्री प्लान एकदम मर्डर है, एकदम जो सुनाई दे रहा है। तो उसके जो दोषी है उन लोगों को अभी अभी पकड़ के अभी एकदम पनिशमेंट, एकदम एग्जाम्पल पनिशमेंट होना चाहिए। उसके लिए हम लोग लड़ रहे हैं। आपको लग रहा है कि जिस तरह से ममता सरकार ने जिस तरीके से इस पूरे मामले में काम किया वो ठीक था? बिल्कुल ही नहीं। वो उधर का जो प्रिंसिपल है उसको बदली करके वो दूसरा मेडिकल कॉलेज में डाल दिया। ये क्या कोई ये है? उसको तो ये पनिशमेंट हुआ नहीं, उसको तो अपीजमेंट हुआ गया। आपको लगता है कि सीबीआई जांच होना चाहिए पूरे मामले की? अभी पता नहीं, सीबीआई होने से ही सब कुछ ठीक होगा कि नहीं, क्योंकि इसके प्रीवियस केस भी हुआ है, उसमें सीबीआई हुआ था, कुछ हुआ नहीं। अभी ये पुलिस के ऊपर भी हम लोगों का भरोसा नहीं, क्योंकि पुलिस पर भरोसा नहीं है। आप लोग कह रहे हैं टीएमसी सरकार मुर्दाबाद के जो नारे लगा रहे हैं, ये किस लिए, क्यों ऐसा? क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं बंगाल में काफी दिनों से महिलाओं के खिलाफ किस तरह की घटनाएं, संदेश खाली हमने देखा और आज हम देख रहे हैं कि एक डॉक्टर के साथ रेप हो रहा है और मर्डर हो रहा है। तो ये सारी घटनाओं पे हम बंगाल की जो सरकार है, जो ममता की सरकार, उसकी निंदा करते हैं और हम मांग करते हैं कि इसकी जांच होनी चाहिए, सीबीआई द्वारा जांच होनी चाहिए। आप भी चाहते हैं सीबीआई की जांच हो इस पूरे मामले की? देखिए, एक तो ये बात है ना कि सीबीआई पे कितना भरोसा किया जाए, क्योंकि ऐसा नहीं कि जितना पहले भी जांच हुआ है वहाँ पे सीबीआई ने जस्टिस दिया हो। बात सीबीआई या ममता पुलिस की नहीं है, बात है कि सरकार का आज क्या रवैया। जब इंसिडेंट होता है, पहले आपको इंसिडेंट को देखना पड़ेगा। एक डॉक्टर है, हाँ, जो कि एक तो पता डॉक्टरों की हालत पूरे देश में क्या है, उनको रात में काम करना पड़ता है, 14 घंटे की नौकरी करनी पड़ती है, हाँ। और उसमें एक ट्रेनी डॉक्टर जब एक जगह आराम कर रही थी तब बोला जाता है कि आप यहाँ पे क्यों आराम कर रही हैं? सभी यहाँ पर सभी स्टूडेंट इकट्ठे और ये सभी चाहते हैं कि इस पूरी घटना पर अकाउंटेबिलिटी ले, ममता बनर्जी सिर्फ कार्रवाई ना करे, इसकी पूरी जिम्मेदारी ममता सरकार को लेनी होगी। संजय शर्मा, इंडिया न्यूज़ दिल्ली। उधर स्वतंत्रता दिवस से ठीक पहले देश भर में सुरक्षा भी पुख्ता कर दी गई है। पाकिस्तान परस्त आतंकी स्वतंत्रता दिवस से पहले भारत में गड़बड़ी फैलाने की कोशिश करते हैं।
लेकिन भारत में सुरक्षा पुख्ता की गई है। देश की राजधानी दिल्ली में चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। सड़कों पर सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जा रही है और हवा में ड्रोन की मदद ली जा रही है। यहां तक कि यमुना में भी गश्त की जा रही है ताकि पानी के रास्ते कोई दिल्ली में घुसकर गड़बड़ी न फैलाए। देखिए इंडिया न्यूज संवाददाता जावेद की यह खास रिपोर्ट। 78वें स्वतंत्रता दिवस के लिए दिल्ली पुलिस पूरी तरीके से तैयार है। हालांकि स्वतंत्रता दिवस को देखते हुए दिल्ली को अलर्ट पर रखा गया है, लेकिन इस वक्त हम लाल किले के पास के सुरक्षा की कुछ तस्वीरें आपको दिखाना चाहते हैं। सबसे पहले देखिए कि लाल किले के सामने देखिए कितना जो प्यारा है, तिरंगे के रंग से पूरे लाल किले को बाहर से कवर किया गया है और हर कलर के जो छोटे छोटे फ्लैग हैं वो यहाँ पे लगाए गए हैं और पूरी तरीके से जो सिक्योरिटी है वो पूरी तरीके से इस वक्त आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा लाल किले के सामने देखिए सफ़ेद रंग के एक पूरे चादर से इस इलाके को सामने की बिल्डिंग को कवर कर दिया गया, जिससे कि सामने जो लाल किले का जो एरिया है वो पोर्शन है फ्रंट का वो ना दिख सके। उसके साथ ही यहाँ पर मेटल डिटेक्टर का जो गेट है जो 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस के दिन लगेगा, हम आपको वो दिखा दें। सबसे पहले कि मेटल डिटेक्टर जो है यहाँ पर इस जगह पर तकरीबन एक पूरे रोड को ब्लॉक करके मेटल डिटेक्टर लगता है, जिससे कि कोई भी आउटसाइडर्स जो आए वो यहाँ से मेटल डिटेक्टर से होता हुआ लाल किले के अंदर, जिन्हें ये स्वतंत्रता दिवस का जो प्रोग्राम देखने आते हैं या जो लोग बाहर तक आते हैं देखने के लिए, उनको यहाँ पर वो यहाँ से आएंगे मेटल डिटेक्टर से। लेकिन इन सब के अलावा सबसे बड़ी जिम्मेदारी है सुरक्षा की। दिल्ली पुलिस की जो जिम्मेदारी है वो इंटरनल से लेके एक्सटर्नल यानी कि बाहर से लेके अंदर तक की जो पूरी जिम्मेदारी है वो दिल्ली पुलिस के कंधों पर है। अब मुंबई सुरक्षा की बड़ी बात। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में भी सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। समुद्र के रास्ते पहले भी आतंकवादी मुंबई में घुस चुके हैं, इसलिए समुद्र की निगरानी खास तौर पर की जा रही है। कोस्ट गार्ड अलर्ट पर है और इंडियन नेवी भी पेट्रोलिंग कर रही है। मुंबई पुलिस ने सड़कों पर सुरक्षा की जिम्मेदारी उठा रखी है। इंडिया न्यूज संवाददाता नितेश झा ने इस पर एक रिपोर्ट तैयार की, देखिए। इस साल 15 अगस्त को देश भर में आज़ादी की 78वीं वर्षगांठ जो है वो मनाई जाएगी, जिसको लेकर देश के अलग अलग राज्यों में, अलग अलग शहरों में अमूमन बहुत सारे जो है कार्यक्रम होते हैं और इसी के मद्देनज़र जो है अलग अलग सुरक्षा व्यवस्था जो है वो भी कड़ी की जाती है। इस वक्त मैं मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया पर मौजूद हूँ, जहाँ की मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ। अमूमन यहाँ पर तो हमेशा जो है सुरक्षा बल तैनात रहता है, लेकिन 15 अगस्त के मद्देनज़र जो है सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है। और साथ ही अब से जो है थोड़े समय में अंदर 15 अगस्त के कार्यक्रम को लेकर जो है तैयारियां भी शुरू कर दी जाएगी, जिसमें लाइटिंग से लेकर 3 रंगों की जो तिरंगे की हमारी रंग है उस रंग की लाइटिंग जो है वो लगाई जाएगी और 15 अगस्त के दिन जो है वो कार्यक्रम होगा। जैसे इस साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11वें बार जो है तिरंगा फहराएंगे दिल्ली के लाल किले से, तो अमूमन वहां पर भी सुरक्षा व्यवस्था है और मुंबई के अलग अलग CST, दादर, शिवाजी पार्क, इन जगहों पर भी जो है सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। और साथ ही प्रधानमंत्री मोदी के तरफ से भी इस साल भी जो है हर घर तिरंगा का अभियान जो है वो लोगों को साकार करने के लिए जो है कहा गया है, जिसके तहत लोग भी काफ़ी उत्सुक दिखाई दे रहे हैं। और इन सारी चीज़ों के बीच कहीं भी सुरक्षा व्यवस्था में किसी प्रकार का जो है खलल ना हो, इसको लेकर सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी कर दी गई है। क्योंकि अमूमन जो है देश के दुश्मन ऐसे समय पर, जब देश आज़ादी का जश्न मना रहा हो, उस समय पर किसी भी तरह से जो है जश्न में खलल ना डाल सके, इसको लेकर हमारी सुरक्षा बल भी जो है देश की वो अलग अलग जगहों पर तैनात है। वीडियो जर्नलिस्ट विष्णु के साथ। और अब महंगाई की बड़ी बात। भारत की रिटेल महंगाई जुलाई में 3.5% तक गिर गई है, जो पिछले महीने की वृद्धि के बाद एक महत्वपूर्ण गिरावट है। सरकार की तरफ से जारी नए आंकड़ों के अनुसार महंगाई दर वार्षिक आधार पर 3.54% है, जो अगस्त 2019 के बाद पहली बार भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम अवधि में 4% लक्ष्य से नीचे गिर गई है। ये गिरावट जून की महंगाई दर में 5.08% तक की वृद्धि के बाद आई है, जो उच्च खाद्य कीमतों के लिए प्रेरित थी। रिटेल इन्फ्लेशन में कमी आंशिक रूप से पिछले साल के उच्च आधार प्रभाव के चलते थी। जुलाई 2023 में महंगाई 7.44% तक पहुंच गई थी। ग्रामीण महंगाई भी काफी गिर गई है, जो जून के 5.66% और जुलाई 2023 के
4.63% से घटकर 4.10% हो गई है। शहरी महंगाई भी पिछले महीने के 4.39% घटकर 2.98% हो गई है। खाद्य महंगाई, जो कि महंगाई की टोकरी में 50% वजन रखती है, जून के 9.36% की तुलना में 5.42% तक की कम हो गई है। हालांकि इस राहत के बावजूद आरबीआई की ब्याज दरों में कटौती की योजनाएं महंगाई के रुझानों के चल रहे अस्थिरता को प्रभावित करती हैं। महंगाई में हाल की गिरावट अस्थायी राहत का संकेत देती है। हालांकि भविष्य में महंगाई का दबाव एक चिंता का विषय बना हुआ है। भारत ने एक बार फिर से कुछ ऐसा किया है जिससे पड़ोसी देश चीन और पाकिस्तान की बेचैनी बढ़ गई है। दरअसल भारत और रूस के बीच न्यूक्लियर एनर्जी को लेकर पिछले साल एक सौदा हुआ और उसी सौदे के तहत अब भारत के कुडनकुलम पावर प्लांट में न्यूक्लियर एनर्जी आदि मुहैया करवाने के लिए ईंधन की एक और खेप जल्द ही मिलने वाली है। रिपोर्ट के मुताबिक जब इस प्लांट की सभी 6 यूनिट पूरी तरह हो जाएंगी, तब इसकी क्षमता 6000 मेगावाट की हो जाएगी। इस तरह यह देश का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा प्लांट होगा। फिलहाल यहां 2 गीगावाट की कैपेसिटी वाली 2 यूनिट ही चल रही हैं। भारत में फिलहाल 7 गीगावाट की परमाणु ऊर्जा क्षमता है, लेकिन सरकार 2029 तक इसे डबल करते हुए 13 गीगावाट तक ले जाना चाहती है। पिछले साल भारत और रूस ने इस प्लांट की नई इकाइयों को परमाणु ईंधन की आपूर्ति के लिए 10,500 करोड़ रुपए की ये डील की थी। इस डील के बाद रूस दोनों यूनिट को बनाने में मदद कर रहा है। रूसी परमाणु ईंधन कंपनी TVEL JSC इस प्लांट में परमाणु ऊर्जा विभाग को ईंधन और अन्य सामान की सप्लाई करेगी। इस प्रोजेक्ट के अलावा भारत सरकार का फोकस रूस की एक कंपनी के साथ संयुक्त उद्यम बनाने पर भी है। इसके लिए बातचीत जारी है। जानकार बताते हैं कि अगर ये संयुक्त उपक्रम धरातल पर आता है तो इसमें भारत की परमाणु क्षमता काफी बढ़ जाएगी और इससे चीन काफी परेशान होगा। ये प्रोजेक्ट तमिलनाडु के तिरुनेलवेली जिले में चेन्नई से करीब 650 किलोमीटर दूर है और ये प्रोजेक्ट रूसी वाटर रिएक्टर टेक्नोलॉजी पर आधारित है। रूस और भारत के बीच पिछले साल कुदनकुलम परियोजना की आखिरी अधूरी 2 यूनिटों के निर्माण को लेकर समझौता हुआ था। जानकारों के मुताबिक भारत सरकार रूस की एक कंपनी के साथ संयुक्त उद्यम बनाने की संभावना पर भी विचार कर रही है। निश्चित तौर पर यह ज्वाइंट उपक्रम भारत की परमाणु क्षमता को बढ़ावा देने वाला साबित होगा। भारत और चीन के बीच सीमा विवाद कोई नई बात नहीं है। पूर्वी लद्दाख में साल 2020 के दौरान दोनों देशों की सेना आमने सामने आ चुकी है। उस वक्त दोनों देशों की सेनाओं के बीच पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में हिंसक झड़प हुई थी और इस झड़प के बाद ही दोनों पक्षों के बीच सीमा पर तनाव कम करने के लिए बातचीत और बैठक होती रही है। इन बैठकों का एक ही मकसद रहा है कि वो लद्दाख में भारतीय सेना और चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी कि PLA के बीच तनाव को कम किया जा सके। इस बीच यह दावा किया गया है कि एक बार फिर से पूर्वी लद्दाख में LAC पर भारतीय सैनिकों की चीनी जवानों से झड़प हो गई है। यह भी दावा किया जा रहा है कि LAC पर लगातार माहौल बिगड़ रहा है। दोनों सैनिकों के बीच झड़प हुई है जिसने सीमा पर तनाव बढ़ा दिया है। हालांकि अब भारतीय सेना की तरफ से इस पूरे मामले पर बयान दिया गया है जिसने इन चर्चाओं पर भी विराम लगा दिया गया है। भारतीय सेना की तरफ से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट किया गया है जिसमें पूर्वी लद्दाख में चीन के सैनिकों के साथ टकराव की खबरों को फर्जी करार दिया गया है। सेना ने यह साफ किया है कि सीमा पर इस तरह की कोई भी घटना नहीं हुई है। सेना ने यह भी कहा है कि लोगों को अफवाहों से बचना चाहिए क्योंकि इस तरह की कोई घटना सामने अब तक नहीं आई है। हिजबुल्लाह और हमास के शीर्ष नेताओं की हत्या के बाद इस बात का अंदेशा जताया जा रहा है कि ईरान और इजराइल में युद्ध शुरू हो सकता है। इजराइल और ईरान के अलावा हमास और हिजबुल्लाह की एंट्री इसे एक बड़े संघर्ष में बदल सकती है। ऐसा हुआ तो इसका ईरान के पड़ोसी देश पाकिस्तान पर भी असर पड़ेगा। तेहरान और तेल अवीव के बीच कोई भी सीधा सैन्य टकराव इस्लामाबाद के लिए सुरक्षा मुद्दों के लिए बहुत जटिल बन सकता है। ऐसे में ईरान और इजराइल के बीच की तनातनी पाकिस्तान की उलझन को बढ़ा रही है। ये इसलिए भी अहम है क्योंकि पाकिस्तान में ईरान के बाद
दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी शिया आबादी रहती है। शियाओं के अलावा भी पाकिस्तान की बड़ी आबादी ईरान के प्रति लगाव रखती है और इजराइल को पसंद नहीं करती है। ऐसे में ईरान से जुड़े मामलों को पाकिस्तान को बहुत एहतियात से संभालना होगा। एक रिपोर्ट में ईरान इजराइल युद्ध के पाकिस्तान पर होने वाले असर को लेकर ये बात कही गई है। इसमें देश में आर्थिक धार्मिक संगठनों के दबाव के साथ ही सीमा पर सुरक्षा तैनाती की बात की गई है। रिपोर्ट कहती है कि पाकिस्तान का इजराइल के साथ राजनीतिक संबंध नहीं है। ऐसे में पाकिस्तान केवल अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से हस्तक्षेप करने का आग्रह कर सकता है। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय भी आमतौर पर ईरान इजराइल समस्या को जवाबी कार्रवाई के बजाय संयम बरतने और कूटनीति से सुलझाने पर जोर देता रहा है। जाहिर है कि एक परमाणु सशस्त्र देश के रूप में पाकिस्तान अपनी सीमाओं के पास किसी भी अस्थिरता या सैन्य टकराव को रोकना चाहेगा। वॉशिंगटन में फिनेरा के विश्लेषक जिशान शाह का मानना है कि पाकिस्तान आमतौर पर फिलिस्तीनी इजराइल मुद्दे के संबंध में सऊदी की बात मानता है और ईरान इजराइल सैन्य टकराव की स्थिति में सऊदी के बाद ही पाकिस्तान प्रतिक्रिया देगा और ये बहुत सतर्कतापूर्ण होगी। उन्होंने ये भी माना है कि ईरान और इजराइल के बीच लंबे समय तक संघर्ष चला तो फिर आदान प्रदान होता है तो धार्मिक दल सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन भी कर सकते हैं। हालांकि इस पर भी सरकार की ओर से केवल बयानबाजी तक ही खुद को सीमित किया जाएगा। बड़ी बात में एक बयान की कनाडा के सांसद चंद्रकांत आर्य ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात के दौरान कहा है कि कनाडा भारत संबंध दोनों देशों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है कि कनाडाई सांसद चंद्रकांत आर्य से मिलकर बहुत खुशी हुई है। भारत कनाडा मैत्री के सच्चे समर्थक के रूप में उनके विचारों की सराहना करता है और उनकी अंतर्दृष्टि को महत्व देता है। जयशंकर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपनी मुलाकात की एक तस्वीर भी साझा की है। कनाडाई सांसद ने जयशंकर की पोस्ट को साझा करते हुए इस पोस्ट किया कि कनाडा भारत संबंध दोनों देशों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जैसा कि भारत में निवर्तमान कनाडाई उच्चायुक्त ने कुछ महीने पहले कहा था कि दीर्घावधि में कनाडा के रणनीतिक हित और भारत के रणनीतिक हित पूरी तरह से संरेखित है। आर्थिक संबंध विशेष रूप से भारत में कनाडाई निवेश मजबूत हो रहे हैं। आगे कहा कि भारत के कुशल पेशेवर हमारी मानवीय प्रतिभा की जरूरतों को पूरा करते हैं और हमारे पास भारत से बड़ी संख्या में अंतर्राष्ट्रीय छात्र हैं। हमें न केवल इन्हें बनाए रखने के लिए बल्कि इसे अगले स्तर तक ले जाने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। बात बांग्लादेश की। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के साथ तनाव और हिंसा के बीच अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनिस ने एक हिंदू मंदिर का दौरा किया। रिपोर्ट के मुताबिक मुख्य सलाहकार ने बांग्लादेश की राजधानी ढाका में ढाकेश्वरी राष्ट्रीय मंदिर का दौरा किया। इस दौरान यूनिस ने कहा कि अधिकार सभी के समान हैं। हम सभी एक व्यक्ति हैं और हमारे पास एक ही अधिकार है। हमारे बीच कोई भेदभाव ना करें। कृपया हमारी सहायता करें, धैर्य रखें और बाद में फैसला लें कि हम क्या कर पाए और क्या नहीं कर पाए। अगर हम असफल होते तो हमारी आलोचना करें। उन्होंने आगे कहा कि हमारी लोकतांत्रिक आकांक्षाओं में हमें मुसलमान, हिंदू और बौद्ध नहीं बल्कि इंसान के तौर पर देखा जाना चाहिए। हमारे अधिकार सुनिश्चित किए जाने चाहिए। सभी समस्याओं की जड़ संस्थागत व्यवस्थाओं के क्षय में है। इसलिए ऐसे मुद्दे उठते हैं। पिछले हफ्ते ढाका और चटगांव में हजारों हिंदुओं के अपने मंदिर, घरों और व्यवसायों पर हमले से सुरक्षा की मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन किया गया था। बीते शनिवार को ढाका के शाहीबाग में हिंदू प्रदर्शनकारियों ने 3 घंटे से ज्यादा समय तक यातायात को बाधित रखा। वे अल्पसंख्यकों पर अत्याचार करने के आरोपियों पर मुकदमा चलाने की मांग कर रहे थे। विशेष अदालतें अल्पसंख्यकों के लिए 10% संसदीय सीट और अल्पसंख्यक सुरक्षा कानून बनाने की भी मांग की गई थी। और अब तापमान की बड़ी बात। ब्रिटेन के कैम्ब्रिज में पारा बीते सोमवार को यानी कि 12 अगस्त 2024 को 34.8 डिग्री सेल्सियस था। यह इस साल का सबसे अधिक तापमान था। पिछले साल जुलाई में यह पारा अधिकतम 32 डिग्री सेल्सियस पहुंचा और इसके पहले 2022 में इस दौरान 40.3 डिग्री सेल्सियस था। ब्रिटेन में 13 अगस्त 2022 के बाद पहली बार पारा इतना ऊपर गया है।
ब्रिटेन के साउथ पोर्ट में तो समुंदर ही पीछे खिसक गया और इस बीच पानी नहीं था। लोग बीच पर मौजूद थे लेकिन समुंदर की लहरों का मजा भी नहीं ले पा रहे थे। मौसम विभाग ने कहा कि 1961 के बाद ये 11वां साल है जब इतना ज्यादा तापमान पहुंचा है। दरअसल ब्रिटेन और यूरोप वालों को इतनी गर्मी की आदत नहीं है, इनके लिए ये हीट वेव है। लेकिन ग्लोबल वार्मिंग और तापमान जो बढ़ रहा है वो एक समस्या है। अस्पतालों में गर्मी से संबंधित समस्याएं, बीमारी और दिक्कतें लेकर लोग पहुंच रहे हैं। पिछले साल यूरोप के भयानक गर्मी बर्दाश्त की और इस दौरान पूरे यूरोप में करीब 47,000 लोग मारे गए। बार्सिलोना इंस्टीट्यूट फॉर ग्लोबल हेल्थ ने अपनी स्टडी में इस बात का खुलासा किया। वहीं यूरोप का दक्षिणी हिस्सा पिछले साल सबसे ज्यादा गर्मी में प्रभावित था। पिछले साल दुनिया के इतिहास का सबसे गर्म साल था। जलवायु परिवर्तन की वजह से पूरी दुनिया ही नहीं, यूरोप भी गर्म होता जा रहा है। ये बड़ी जलवायु की समस्या है।